हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। यहीं पे हम लोग पहुंचे थे। याद करो, एक दिन तुम लोग जब पंचायत के सदस्यों का बर्खास्तगी पढ़ रहे थे, टर्मिनेशन, तो वहां पर यह वर्ड आया था कि यदि कोई स्थायी समिति के बैठक में शामिल नहीं होता है तो उसे धारा 40 के तहत हटाया जा सकता है। याद आ रहा है ना? तो मैं वहां पर एक शब्द बोला था कि स्थायी समिति का टेंशन मत लो, जब आएगा तो मैं समझाऊंगा। याद आ रहा है? अब वो समय आ गया। वो समय है आपका अध्याय 5 आपका, और अध्याय 5 का भाग 2। अध्याय 5 में 2 भाग हैं, एक पंचायतों का सम्मेलन और एक पंचायतों की समितियां। पंचायतों की समितियां, एक ग्राम पंचायत को मारो गोली, इधर लिखा है पंचायत के कामकाज। ठीक, तो आपका अध्याय 5 के 2 भाग हो गए। भाग 1 पंचायतों का सम्मेलन और एक हो गया पंचायतों का कामकाज। पंचायतों के कामकाज को सरलता से संपादित करने के लिए पंचायत के मेंबर्स का ही एक उनका इंटरनल कमेटी बनाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पंचायत की समितियां। एक्सटर्नल कमेटी की बात नहीं हो रही, इंटरनल कमेटी की बात होती है। जैसे को हम लोग एक लाइन में समझ सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या समझ सकते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम को और शुद्ध भाषा में कहना हो तो हम उसे कह सकते हैं विभागीय प्रणाली। क्या बोल सकते हैं? विभागीय प्रणाली। जैसे भाई छत्तीसगढ़ में अब सरकार को चलाना है तो 13 लोग छत्तीसगढ़ सरकार को चला रहे हैं, पर 13 लोगों के बीच में उन्होंने बंटवारा कर दिया है कि तुम गृह मंत्री हो, तुम स्वास्थ्य मंत्री हो, तुम श्रम मंत्री हो, तुम वित्त मंत्री हो, तुम फलना मंत्री हो, तुम ढेकना मंत्री हो। ऐसे हम जो कार्यों को बंटवारा करते हैं लोगों के बीचों में, इस तरह के वर्क के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली। क्लियर हो गया? अब आगे बात को सुनना। जो विभागीय प्रणाली है, ठीक है, तो उसी विभागीय प्रणाली को पंचायती राज सिस्टम में हम समितियां कहते हैं। क्या कहते हैं? समितियां। याद रहेगा सबको? क्लियर? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पंचायतों के कामकाज को संपादित करने के लिए, पंचायतों के कामकाज को संपादित करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कामों को जो बांटा जाता है, तो जो डिपार्टमेंट हम कहते हैं ग्राम राज्य स्तर या केंद्र स्तर पर, उसी डिपार्टमेंट को हम यहां पर क्या कहते हैं? समितियां। क्या कहते हैं? समितियां। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हम जिसको केंद्र या राज्य स्तर पर विभाग कहते हैं, वही आपका पंचायत स्तर पर क्या कहलाता है? समितियां। समझने के लिए समझिए, तो समितियां जो होती हैं उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। जैसे कि भाई हम वित्त मंत्री मान लो चौधरी जी को बनाए तो उनको वित्त संबंधित कामों को सौंप दिए। हम किसी को स्वास्थ्य मंत्री बनाए तो स्वास्थ्य संबंधित काम सौंप दिए। किसी को श्रम मंत्री बनाए तो श्रम संबंधित काम को सौंप दिए। किसी को शिक्षा मंत्री बनाए तो शिक्षा संबंधित काम सौंप दिए। उसके बाद फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट। सुना होगा आप लोगों ने? तो सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है। हमेशा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो हमेशा कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो जिस तरह से हम कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटते हैं, वैसी पंचायतों के कार्यों को हम अलग अलग कैसे बांटते हैं? समितियों में बांटते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में मोटा मोटी 3 से 5 समितियां होती हैं और जनपद और जिला पंचायत में 5 से 7। अगर न्यूनतम कितनी समिति होती कहेगा तो 3, अधिकतम कितना हो सकता है कहेगा तो 5, और जनपद जिला पंचायत में कहेगा तो न्यूनतम कितनी हो सकती है? 5, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 7। तो ग्राम पंचायत में स्थायी समितियां कितनी? 3, अधिकतम 5। जनपद जिला पंचायत में न्यूनतम 5, अधिकतम 7, और ये काम करते हैं क्या? पंचायतों के पूरे कामकाज का। ठीक है, तो यहां पर देखो ये स्थायी समितियां क्लियर हो गई। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज के अधिनियम की धारा कौन सी है? 46 के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, कितनी समितियां हो सकती हैं? 3 से 5 समितियां। इन्हीं समितियों के माध्यम से पंचायत के कार्य एवं दायित्वों को क्या किया जाता है? संपन्न कराया जाता है। अब देखिए, तो सबसे पहला जो समिति आ गया, उस सबसे पहले समिति का नाम है क्या? सामान्य प्रशासन समिति। ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे कि हमारा विभाग होता है सामान्य प्रशासन विभाग, वैसे यहां पर होता है क्या? सामान्य प्रशासन समिति। सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है क्या? सामान्य प्रशासन समिति। जो सामान्य प्रशासन समिति होती है, ध्यान समझना, ये फिक्स है कि इसका चेयरमैन कौन होगा। इसका चेयरमैन कौन होगा? तो एक्स सरपंच, सॉरी, अपन इसको बोलते हैं पदेन सरपंच। क्या बोलते हैं? पदेन सरपंच, एक्स ऑफिसो सरपंच बोलते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिसो सरपंच का मतलब होता है पदेन। तो ध्यान से समझना कि जो भी गांव का सरपंच होगा वही उसका क्या होगा?
चेयरपर्सन होगा, वही क्या होगा, चेयरपर्सन होगा। अब देखिए मैंने कहा है कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम कितने समितियां होंगी, 3, अधिकतम कितने होंगे, 5। तो भाई हर समिति का एक क्या होगा, चेयरमैन होगा। हर समिति का एक क्या होगा, चेयरमैन होगा। तो जो शेष 4 समिति बच गई, भाई अपन 5 समिति मान लेते हैं, तो 5 समिति में तो एक समिति कौन हो गई हमारी, सामान्य प्रशासन समिति। तो जो सामान्य प्रशासन समिति होगा उसका चेयरमैन सरपंच होगा, उसका चेयरमैन कौन होगा, सरपंच होगा। और बाकी जो 4 समिति होंगी उसके जो चेयरमैन होंगे वो इसके मेंबर होंगे, वो इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 समितियां कुल होंगी। 5 समिति में पहली समिति कौन हो गई, सामान्य प्रशासन समिति। सामान्य प्रशासन समिति का चेयरमैन हमेशा कौन होगा, सरपंच ही होगा। और बाकी जो 4 समितियां बच गई इसके अतिरिक्त उन समितियों के भी क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। भाई हर कमेटी मिनिमम 4 या 5 लोगों से मिलकर बनेगी। हर कमेटी में कितने लोग होंगे, 4 से 5 लोग। तो 4 से 5 लोग होंगे तो उसमें हर कमेटी में एक सभापति होगा और बाकी लोग क्या होंगे, मेंबर होंगे। क्लियर हो रहा है बात, हर समिति में एक चेयरमैन होगा और बाकी लोग क्या होंगे, मेंबर होंगे। तो सामान्य प्रशासन समिति का चेयरमैन कौन होगा, फिक्स है, सरपंच। हालांकि इसके बाद एक और समिति बताया था, उसके अलावा एक और समिति होती है शिक्षा समिति। कौन होती है, शिक्षा समिति। तो शिक्षा समिति का भी चेयरमैन कौन होगा, उप सरपंच। कौन होगा, उप सरपंच। अगर सेम फॉर्मेट को तुम जनपद और जिला में ले जाना चाहो तो भी जा सकता है। सामान्य प्रशासन समिति का चेयरमैन कौन होगा, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष। और शिक्षा समिति का चेयरमैन कौन होगा, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और यहां पर हम उसे क्या बोलेंगे, उप सरपंच। तो 2 के चेयरमैन फिक्स है, 2 के चेयरमैन क्या है, फिक्स है। 5 समिति होगी ग्राम पंचायत में, उसमें पहली समिति जो होगी उसका नाम क्या है, सामान्य प्रशासन समिति। उसका चेयरमैन कौन होगा, हमेशा सरपंच। शिक्षा समिति का चेयरमैन कौन होगा, उप सरपंच। कौन होगा, उप सरपंच। अब बाकी जो 3 समिति और हो गई ग्राम पंचायत की, उन समितियों के चेयरमैन को आप पंच लोग आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन उसका चेयरमैन होगा। क्लियर हो गया। तो जैसे किसी गांव में मान लीजिए एक सरपंच है और 20 पंच है, एक सरपंच है और क्या है, 20 सरपंच है। तो अब 20 पंच हैं। तो इस 20 पंच में एक सरपंच तो फिक्स है और 20 में से एक सरपंच जो है क्या बन जाएगा, उप सरपंच। और बच कितने जाएंगे, 19 पंच। तो एक जो सरपंच है वह फिक्स हो गया, एक्स ऑफिसो किसका, सामान्य प्रशासन का, ठीक है। और एक जो उप सरपंच हो किसका हो गया, शिक्षा समिति का। जो भी सरपंच होगा वह सामान्य प्रशासन समिति का चेयरमैन होगा और जो भी उप सरपंच होगा वो शिक्षा समिति का चेयरमैन होगा। अब बाकी जो आपके 19 लोग मिल गए, उन लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि बचे हुए 3 जो आपकी कमेटी है, 3 जो कमेटी है उसका चेयरपर्सन कौन होगा। यहां तक बात क्लियर हो गया। तो पंचों के द्वारा अपने बीच से किसी भी एक व्यक्ति को लोग चेयरपर्सन के रूप में चुनेंगे और मेंबर के रूप में चुनेंगे। यहां तक बात समझ में आ गया। अब जो सामान्य प्रशासन समिति होगा, जो सामान्य प्रशासन समिति होगा उसका तो आपका चेयरपर्सन फिक्स हो गया कि जो सरपंच है वो क्या होगा, उसका चेयरपर्सन। लेकिन जो एक सामान्य प्रशासन समिति है और बचे हुए जो 4 समिति है, उन 4 समितियों के जो जो चेयरपर्सन होंगे वो सामान्य प्रशासन समिति के क्या होंगे, मेंबर होंगे। यहां तक बात समझ में आ गया। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं सामान्य प्रशासन समिति का मेंबर नहीं रहना चाहता, इसका मतलब यह होगा कि वो अपनी समिति का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। अगर वो कहेगा कि मैं सामान्य प्रशासन समिति का मेंबर नहीं रहूंगा, इसका मतलब है कि वो अपनी समिति का क्या नहीं रहेगा, प्रमुख भी नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है बात, समझे कि नहीं समझे, ठीक। अब ये सामान्य प्रशासन समिति हो गई। तो सामान्य प्रशासन समिति का चेयरपर्सन कौन होगा, सरपंच। और मेंबर कौन होंगे, बाकी 4 समितियों के चेयरपर्सन होंगे। और जो पंचायत का सचिव होगा वो इसका क्या होगा, सचिव होगा। क्लियर हो गया। तो हर पंचायत में कामों को क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए न्यूनतम 3, ग्राम में अधिकतम 5, जनपद और जिला में न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 आपकी समितियां हो सकती हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। अब ग्राम पंचायत में पहली जो समिति है उसका नाम क्या है, सामान्य प्रशासन समिति। उसका चेयरपर्सन कौन होगा, सरपंच। और उसके सदस्य कौन होंगे, बाकी समितियों के चेयरपर्सन या सभापति, ठीक। सचिव कौन होगा, पंचायत का सचिव। अब इस समिति के पास क्या क्या पावर होगा, देखते हैं इस समिति के पास क्या क्या पावर होगा। पहला, यह समिति अन्य समितियों पर नियंत्रण करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। जो बाकी 4 समितियां हैं
उन पे नियंत्रण करने काम कौन करेगी? सामान्य प्रशासन समिति। प्रशासन की स्थापना करना और सेवाओं का प्रोवाइड कराना कौन करेगी? सामान्य प्रशासन समिति। निर्माण कार्य, जितना भी निर्माण कार्य होगा, ठीक है, पंचायत में, उन सबको अप्रूवल देने का काम कौन करेगी? सामान्य प्रशासन समिति। और बजट मतलब अकाउंट, ठीक है, आपका बजट मतलब आय व्यय का हिसाब। दूसरा क्या हो गया आपका? अकाउंट। तीसरा क्या हो गया? टैक्सेशन। इन सब का अनुमोदन किससे होगा? सामान्य प्रशासन समिति से। तो पंचायत सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन से ही टैक्स लगाएगी, बजट प्रस्तुत करेगी, अपने अकाउंट्स की जांच कराएगी, कोई बिल्डिंग सामुदायिक भवन का क्या कराएगी? निर्माण कराएगी। ये सारा चीज किसके कंट्रोल में होगा? सामान्य प्रशासन समिति के कंट्रोल में होगा। दूसरा क्या आ गया? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं तीसरा क्या आ गया? समाज कल्याण समिति। क्लियर हो गया? तो देखिए, शिक्षा का फिक्स बता दिया कि कौन होगा? उप सरपंच। जो भी गांव का उप सरपंच होगा वो क्या होगा? शिक्षा समिति का आपका अध्यक्ष होगा। क्लियर हो गया? अब जो मेंबर होंगे वो जितने निर्वाचित पंच हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर हो गया? जैसे मैंने बताया था कि 19 पंच बचे हैं, तो 19 पंच आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि फलना 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 जो पंच हैं वह किसके मेंबर होंगे? शिक्षा समिति के। लेकिन शिक्षा समिति में एक बात कंपलसरी है कि जो भी मेंबर रहेंगे उसमें एक को महिला और एक को SC ST वर्ग का होना क्या है? जरूरी है। बाकी बाध्यता नहीं है। बाकी कमेटी में ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इसको बार बार खोद के पूछेगा कि शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो शिक्षा समिति का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? उप सरपंच। और शिक्षा समिति में एक महिला को और एक SC ST वर्ग को होना जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया? अब सवाल है कि इस कमेटी का सचिव कौन होगा? भाई सबको समझ में आ रहा है ना? एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा और कुछ मेंबर होंगे। कुछ क्या होंगे? मेंबर होंगे। मेंबर की संख्या फिक्स नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत की संरचना फिक्स नहीं है। इसलिए मुझे कहोगे कि सर फिक्स कितने मेंबर होते हैं, तो मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। भाई किसी ग्राम पंचायत में 10 ही पंच हो सकते हैं, किसी ग्राम पंचायत में 12 हो सकते हैं, किसी में 14 हो सकते हैं, किसी में 15, किसी में 16, किसी में 18, किसी में 20। तो किसी ग्राम पंचायत के पास 20 अगर पंच है तो लोग 3-3 चर्चा करके बढ़ जाएंगे, चर्चा करके बढ़ जाएंगे। पर किसी गांव में 12 है तो 3-3 ही बटेंगे, किसी गांव में 10 है तो 2-2 करके ही बटेंगे। तो इसकी संख्या फिक्स नहीं हो सकती और ना इसको रटना, ना किसी पुस्तक में लिखा होगा तो उसको सही मान के याद कर लेना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली समझो, कैसे कोई बता देगा? हम जैसे राज्यों की संरचना के मामले में नहीं बता सकते। जैसे कल हमने आपका राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ाया, तो हमने राज्य निर्वाचन आयोग में कोई मुझे पूछे कि भाई चेयरमैन कितना होता है, आयुक्त कितना होता है, तो मैं कहूंगा 1। पर मेंबर कितने होते हैं कहोगे तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता। भाई वो पूरे भारत में एक तो थोड़ी है कि मैं उसका तुमको संख्या बता दूंगा। भारत में जितने राज्य उतने राज्य निर्वाचन आयोग, और हर राज्य का कंपोजिशन अलग अलग। सब में आयुक्त होगा वो फिक्स है, पर किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 मेंबर हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 5 मेंबर हो सकते हैं। वैसी पंचायतों की जनसंख्या अलग अलग है, तो पंचायतों की वार्डों की संख्या अलग अलग है। जितनी ज्यादा वार्ड संख्या में डिफरेंस है उतनी ज्यादा आपके समिति के मेंबर्स में भी डिफरेंस होगा। सबको समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये संख्या कभी नहीं बता सकता कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। अगर अपन 20 मानते हैं तो 4-4-4-4 मान सकते हैं। 20 मानते हैं तो कितना मान सकते हैं? 4-4-4। और अगर संख्या कम होती है तो कमेटी की संख्या कम होती है, मत समझना। अगर किसी ग्राम पंचायत में 10 पंच हैं तो भी कमेटी वहां 5 ही बनेगी अधिकतम। कितनी बनेगी? 5। तो ये होगा कि एक ही मेंबर 2-3 कमेटी का मेंबर हो सकता है, कि वही मेंबर शिक्षा समिति का भी है और वही मेंबर और किसी कृषि समिति का भी है। समझ में आ रहा है ना? जैसे भाई हमारे यहाँ एक ही मंत्री कई ठो मंत्री का पद पे होता है कि नहीं होता है, वैसे ही समझ में आ रहा है? वैसे ही एक मेंबर कई ठो समिति का क्या हो सकता है? सदस्य हो सकता है। यहां तक बातें घुस रही दिमाग में? ठीक। अब देखिएगा, तो अब सचिव कौन होगा? तो जो एडीओ का पोस्ट आने वाला है, बोल रहे हैं ना अपन बार बार, क्या कह रहे हैं कि एडीओ का पोस्ट आने वाला है, एडीओ का पोस्ट आने वाला है। तो जो एडीओ होता है, क्लियर हो रहा है, ग्रामीण विकास और विस्तार अधिकारी, वही सेक्रेटरी होगा किसका? शिक्षा समिति का। क्लियर हो रहा है? वही किसका आपका में सचिव होगा? शिक्षा समिति का। तो जो पंचायत सचिव होगा जो गांव का, वो आपके सामान्य प्रशासन समिति का सेक्रेटरी होगा। ठीक है? तो पंचायत सेक्रेटरी जो होगा गांव का, वही आपके सामान्य प्रशासन समिति का सेक्रेटरी होगा। लेकिन जो एडीओ होगा जनपद पंचायत लेवल पर, क्या होगा? एडीओ होगा। वो ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे उन सारे ग्राम पंचायतों के शिक्षा समिति का वो क्या होगा? सचिव होगा। यहां तक बात समझ में आ गया? उसके बाद में अब इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं? तो गांव के भीतर में प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा समझते हो? 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की शिक्षा कहते हैं क्या? प्रौढ़ शिक्षा।
आफ्टर 15 ईयर्स के बाद की जो लोगों की शिक्षा है वो क्या कहलाती है? प्रौढ़ शिक्षा। तो उसे उपलब्ध कराना। विद्यालयों का क्या करना? निरीक्षण करना। शिक्षकों की उपस्थिति का क्या करना? प्रमाणन करना। कल ही तुमको बताया था कि जब पंचायत से उनकी सैलरी निकलती थी तो ये नियम था कि उनके पे स्लिप पर एक तरफ हेडमास्टर साइन करता था या प्रिंसिपल साइन करता था और दूसरी तरफ उस गांव का सरपंच साइन करता था, तब जाकर के उनकी पे स्लिप से सैलरी निकलती थी। ठीक है, तो प्रमाणन का मतलब वही है कि वो प्रमाणित किया कि हाँ सारे टीचर्स पढ़ाने के लिए प्रेजेंट हुए थे। उसके अलावा आंगनबाड़ी, ठीक है, बालवाड़ी, क्लियर हो रहा है, टीकाकरण, परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, पेंशन कार्यक्रम आदि का क्या करना? क्रियान्वित करना। अब इसमें सारा चीज शिक्षा समिति में क्लियर हो जाता है। अगर आप शिक्षा कह रहे हो तो प्रौढ़ भी आ गया, विद्यालय का निरीक्षण भी आ गया, शिक्षकों की उपस्थिति भी आ गया, आंगनबाड़ी भी आ गया, बालवाड़ी भी आ गया। यदि आप स्वास्थ्य कह रहे हो तो टीकाकरण आ गया, परिवार नियोजन आ गया। ठीक है, लेकिन लास्ट में आपने क्या कहा? समाज कल्याण। तो समाज कल्याण के अंतर्गत क्या आ गया आपका? सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो महिलाओं को मिलता है, SC ST को मिलता है, ये सब इसके अंतर्गत आ गया। फिर अगला पॉइंट यदि आप इसी में देख रहे हो तो आपका अगला पॉइंट क्या आ रहा है? सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे, विकलांग वर्गों की सहायता, स्वच्छता और खेल कूद का क्रियान्वयन, ये भी इसी के अंतर्गत है। याद रखना, यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। समिति की संरचना में कोई प्रश्न गलत नहीं होता, हमेशा गलत होता है समिति के शक्तियों में, क्योंकि ये मिक्स होते जाते हैं यहां से। तो याद रखना, शिक्षा लिखा है तो शिक्षा पूरा उसके पास गया, स्वास्थ्य पूरा उसके पास गया और समाज कल्याण के नाम से पूरा गया। फिर देखो, खेल कूद भी इसी में आ रहा है, भूलना मत। खेल कूद किस में आ रहा है? शिक्षा के पास। खेल कूद किसके पास आ रहा है? शिक्षा के पास। सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग बच्चे भी किसके पास आ रहे हैं? शिक्षा समिति के पास। ठीक है, स्वच्छता भी किसके पास आ रहा है? शिक्षा समिति के पास। और मुख्य कार्य क्या है बोलेगा वन वर्ड में, तो मुख्य कार्य क्या है? प्रौढ़ शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण और दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष समझते हो? मतलब भूखमरी की समस्या को दूर करना। दुर्भिक्ष मतलब होता है भूखमरी। दुर्भिक्ष मतलब क्या होता है? भूखमरी, भूलना मत। तो दुर्भिक्ष लिखा रहेगा आपके उसमें क्वेश्चन आंसर में, तो इसलिए मैंने अलग से इसको हाईलाइट किया है, क्या आपका मुख्य कार्य करके। क्लियर हो गया बात भाई? फिर देखिए अगला तीसरा समिति क्या आ गया हमारा? निर्माण एवं विकास समिति। क्या आ गया? निर्माण और विकास समिति। पहला क्या हो गया? अध्यक्ष कौन होगा? सदस्य कौन होंगे? बाकी समितियों के सभापति। सचिव कौन होगा? एक एक वर्ड बताओ, उसके पास पावर क्या क्या है? अरे मेन काम सोचो ना, ग्राम पंचायत का सबसे मेन काम क्या होगा? दिमाग लगाओ। जिसे पैसा होगा। अरे मेन काम मतलब पैसा। पैसा किस पे होगा? पैसा, बजट, अकाउंट, टैक्स, निर्माण। भाई पैसा निर्माण में 2.5 लाख का आंगनबाड़ी बनाने के लिए स्वीकृत हुआ, 1 लाख में बनेगा, 1.5 लाख अंदर होगा। भाई सीधी सी बात है। तो जो मेन काम है उनके पास है। किनके पास है? सरपंच जिसका कमेटी का अध्यक्ष होगा, और उसके अनुमोदन के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता, उसके साइन के बिना। ठीक है, और बाकी जो समिति के चेयरमैन हैं उन लोग उसके मेंबर हैं, तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा थोड़ा थोड़ा। भाई उन लोग भी तो मेंबर है ना। इसीलिए देखो कैसा दिमाग लगा के कमेटी बनाई गई है कि सारे कमेटी के जो मेंबर्स प्रेसिडेंट होंगे वो उसके मेंबर होंगे। अब कोई तुम टाम करेगा तो पहली सी बात है कि भाई छोड़ दे अपना मेंबरशिप। अब मेंबरशिप को छोड़ना वो भी नहीं चाहेगा, क्योंकि एक साथ फांस के रखे हैं, इधर की सदस्यता से त्याग पत्र दिया तो उधर के सभापति से चटेगा। और ये तो यदि सभापति छोड़ूंगा कहेगा, कौन? सरपंच, तो सरपंच से जाएगा। अगर सरपंच लिखित में आवेदन दे कि मैं सामान्य प्रशासन समिति के सभापति के पद से त्याग पत्र देता हूं, तो वो सभापति का रेजिग्नेशन नहीं है, वो सीधा सरपंच का रेजिग्नेशन है। वो त्याग पत्र किसका दे रहा है? सभापति का। फिर उसका पद कौन सा जाएगा? सरपंच का। वैसे इन लोग जो है त्याग पत्र देंगे सदस्य का, तो किसका जाएगा? सभापति का। ऐसा पेचा फंसा के रखा गया है। यहां तक लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक। तो शक्तियों को बस याद रखना। तो निर्माण हो गया, आपका बजट हो गया, अकाउंट हो गया, टैक्स हो गया, और सारे डिपार्टमेंट पर कंट्रोल करना हो गया। इसमें देख लो सीधा सीधा प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जितने प्रकार का शिक्षा का है, वो लड़का का, आंगनबाड़ी का, प्रौढ़ का, स्त्री का, जो भी कहे सारी शिक्षा उसके पास गई। खेल कूद गया, स्वास्थ्य गया, स्वच्छता गया, समाज कल्याण बोला तो परिवार नियोजन गया, पेंशन गया। समझ में आ रहा है? सारा चीज। इसमें भूलने वाला या कंफ्यूज होने वाला जो वर्ड है वो क्या है आपका? खेलकूद,
ये क्या है आपका खेलकूद, अगला क्या है आपका स्वच्छता, और अगला क्या है आपका विकलांगता। ये तीन चीज कमेटी के नाम पढ़ के समझ में नहीं आती। अगर बोलेगा खेलकूद के क्रियान्वयन की शक्ति किसके पास है, तो हो सकता है तुम लोग कुछ दूसरा टिक मार दो। तो किसके पास है ये, ठीक। आगे अगला आ गया क्या हमारा निर्माण एवं विकास समिति। तो इसका देखो यहां से फिक्स नहीं है, इसके चेयरपर्सन को भी कौन करेंगे, पंच चुनेंगे, और सदस्य को भी कौन करेंगे, पंच चुनेंगे। इसलिए हम लोग दोनों को एक साथ लिख दिए हैं, क्या सभापति और सदस्य। उन दो के सभापति फिक्स है, मेंबर्स को पंच चुनते हैं। इसके सभापति को भी पंच चुनेंगे और मेंबर्स को भी क्या चुनेंगे, पंच चुनेंगे। क्लियर हो गया। सचिव कौन होगा, पंचायत का सचिव होगा। सचिव कौन होगा, पंचायत का सचिव होगा। अब इसके पास क्या क्या शक्तियां होंगी, तो पहला देख लो, क्षेत्र में निर्माण कार्यों का क्या करना, परीक्षण। क्या करना, परीक्षण। निर्माण कार्यों को अनुमोदन, सामान्य प्रशासन समिति। निर्माण कार्यों का परीक्षण कि मसाला का सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, जितना एमएम का रॉड लगना चाहिए उतना रॉड लग रहा है कि नहीं, ये सारे कार्यों का परीक्षण करने के लिए कौन है, निर्माण समिति। ठीक है। भविष्य में निर्माण हेतु परियोजनाओं का प्रस्ताव कि कहां कहां पर सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, कहां पचरी की आवश्यकता है, कहां सीसी रोड की आवश्यकता है, ये सब कौन करेगा, निर्माण कमेटी। और ग्रामीण विद्युतीकरण, इस बात को याद रखना, क्या ग्रामीण विद्युतीकरण। अगला क्या है, कुटीर उद्योग। अगला क्या है, लोक उपवन मतलब बगीचा, गार्डन। क्या हो गया, गार्डन। लोक उपवन मतलब गार्डन, बगीचा। समझ में आ रहा है, जैसे तुम्हारा कंपनी गार्डन वाला है उसी तरह का जनता के घूमने के लिए गार्डन। गांव में बनता नहीं है, गांव में इतना बड़ा बड़ा खेत और तालाब का पार होता है, पर्याप्त है ना। तालाब के पार में बढ़िया गोटा में गमछा रख के सोने का मजा अलग है, यदि नीम और पीपल और आम का पेड़ हो और उसका हवा आ रहा हो तो। कभी सोए हो, कभी सोए पार में, नहीं सोए, ठीक। आगे रखते हैं, रटते हैं। तो निर्माण कार्य याद रहेगा, तो ग्रामीण विद्युतीकरण, कुटीर उद्योग और लोक उपवन। ठीक है। फिर आते हैं क्या अपन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, राजस्व और क्या आ गया, वन समिति। पहले जो राजस्व समिति था ये अलग नहीं था, ठीक है, क्लियर हो रहा है, सॉरी अलग था, अब ये किसमें हो गया, एक हो गया, भूलना मत। राजस्व समिति पहले क्या था, अलग था, अब किसमें हो गया, एक में हो गया। एक में करने का कारण है गौठान समिति। जब पिछली सरकार आई तो पिछली सरकार ने गौठान को बहुत वैल्यू दिया, और गौठान को जब बहुत वैल्यू दिया तो उन्होंने क्या कर लिया, गौठान समिति बनाने का राजस्व समिति को इसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ठीक है, रेवेन्यू और फॉरेस्ट कमेटी, इन सबको एक में मिलाकर बनाया गया। क्या क्या बनाया गया आपका, वन, रेवेन्यू, उसका क्या हो गया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर, इन सबको। तो इसका भी सभापति क्या होगा, निर्वाचित पंचों से, सदस्य क्या होगा, निर्वाचित पंचों से, और जो सचिव होगा वो क्या होगा, कृषि विस्तार अधिकारी। याद रखिएगा, पहला का कौन था, पंचायत सचिव, दूसरा कौन था, एडीओ, तीसरा कौन था, पंचायत सचिव, चौथा कौन है, एआरईओ बोलते हैं इसको। समझ में आ रहा है, कृषि विस्तार अधिकारी। इसके पास अब देख लो, जो जो एग्रीकल्चर वाला बात आएगा, इरिगेशन, उसके क्या आ गया, लेबर, फिर क्या आ गया, बीज, फिर क्या आ गया, कृषि भूमि का डेवलपमेंट और उसका संरक्षण, फिर क्या आ गया आपका उद्यानिकी, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, डेयरी फार्म्स, फिर क्या आ गया आपका, मत्स्य पालन। ये सारा चीज इसके अंतर्गत आएगा। देखो महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा है कि राजस्व एवं वन समिति पूर्व में ग्राम पंचायत की क्या होती थी, स्वतंत्र स्थायी समिति थी, जिसे वर्तमान में कृषि एवं पशुपालन समिति में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। विलय करने का सीधा सा मतलब है दोस्त कि इनको एक नया समिति बनाना था जिसका नाम था क्या, ग्राम गौठान समिति। पिछले सरकार के बारे में जान ही रहे हो, पिछले सरकार के समय सबसे मेन उद्देश्य क्या था आपका, गौठान। देखियो आज के में गौठान का क्या हाल होगा, ठीक है, सब गौठान गया 5 साल में, कहाँ गया सबको पता है, किसके घर गया सबको पता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, तो गौठान समिति बनाना था, इसलिए राजस्व और वन समिति को उन्होंने क्या कर दिया, कृषि और पशुपालन समिति में मर्ज कर दिया। पूर्व में राजस्व और वन समिति का सचिव कौन होता था, पटवारी, या कौन होता था, वन रक्षक। याद रहेगा, यदि वन गांव होता था, 2 तरह गांव होते हैं, वन गांव, राजस्व गांव, पता है कि नहीं पता है, वन गांव होगा तो कौन होगा, वन रक्षक, और अगर राजस्व गांव होगा तो कौन होगा, पटवारी। तो क्लियर हो गया। फिर से बात करते हैं, पहला का सेक्रेटरी कौन था, पंचायत सचिव, दूसरा का एडीओ, तीसरे का पंचायत सचिव, चौथे का कृषि विकास विस्तार अधिकारी, आरईओ हो गया। उसके बाद फिर हमारा कौन आ गया, राजस्व समिति, उसका कौन होता था बोलेगा तो पटवारी और वन रक्षक। राजस्व गांव का पटवारी और आपका वन गांव का वन रक्षक, ठीक है। अब अगला कमेटी कौन बना, ग्राम गौठान कमेटी, ठीक है। तो ग्राम गौठान कमेटी का सभापति कौन होगा, ग्राम सभा के द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गांव के किसी नागरिक को, क्लियर हुआ,
सबको समझ में आना चाहिए, बोला बोले मेरा इसका पर्पस क्या है। जो जितना जल्दी समझे उतना बेहतरी, बोलूंगा भर भर नहीं। कोई पंच नहीं, कोई सरपंच नहीं, कोई क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है, कौन बनेगा, गांव का कोई नागरिक, जिसको कौन बनाएगा, हाँ, अनुमोदन किसका होगा, प्रभारी मंत्री का। और बनाएगा कौन, ग्राम सभा। यहाँ ग्राम पंचायत के पास कोई पावर नहीं, किसके पास, ठीक है। सदस्य कौन होगा, ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। न्यूनतम कितने होंगे, 8, अधिकतम कितने होंगे, 13। उसमें भी 1/3 क्या होना जरूरी है, महिला। सचिव कौन होगा, पंचायत समिति। समझ में आ गया। अब गौठान के बारे में समझ ही रहे हो यार, कितना पैसा उसके लिए फंडिंग होता था, ठीक है। तो गौठान की वार्षिक कार्य योजना तैयार करना, मैं बहुत शॉर्ट में लिखा हूं क्योंकि अभी सरकार चली गई इसलिए। अब अगर सरकार होती तो इसका कम से कम 1 पेज में भी कार्य लिखा होता। कितना पेज कार्य लिखा होता, 1 पेज। पर मुझे पता है सरकार चली गई तो सरकार की योजना चली गई, सरकार की योजना चली गई तो सब पूछेंगे पर इसको नहीं पूछेंगे, सब पूछेंगे पर इसको नहीं पूछेंगे। कोई भी सरकार अपनी वर्तमान का योजना का तारीफ करना चाहता है इनडायरेक्टली प्रश्न पूछकर, पुरानी सरकार की योजना का तारीफ नहीं करना चाहता। क्लियर हो गया। तो मान के चलो इसको पूछने वाला है नहीं, पर फिर भी मोटा मोटी अपन समझ ले कि गौठान की वार्षिक कार्य योजना क्या करना, तैयार करना, और ग्राम के पशुओं के संरक्षण संवर्धन के लिए गौठान का निर्माण करना और उसका संचालन करना। तो 2 वर्ष का जो काम है वो लिखा हूं। बाकी अगर गांव गौठान की शक्तियां और कार्यों को पढ़ोगे तो 3 पेज का है। और पिछले साल हम लोग एक लाइन को रटते थे, पिछले साल मतलब पिछले सरकार के टाइम में एक रटे रहते थे, क्योंकि पता था कि भाई पूछेगा, क्योंकि उसके मेन उद्देश्य वही था, नरवा घुरवा बाड़ी योजना। क्लियर हो रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत समिति की संरचना देखो कंपोजिशन में, तो मेन बात को याद रखना, प्रत्येक समिति में कितना सभापति होगा, 1 सभापति। कितना सचिव होगा, 1 सचिव। कितने मेंबर होंगे, 4। 4 मेंबर कौन सी स्थिति में है, जब फुल पंचायत होगा। फुल पंचायत मतलब 20 पंचों वाला, ठीक है। और 2 क्या होंगे, सहयोजित सदस्य। सहयोजित करना समझना, ऐसे 2 लोग जो पंचायत के मेंबर नहीं हैं लेकिन उस सब्जेक्ट के क्या हैं, स्पेशलिस्ट हैं, कि कोई रेवेन्यू का स्पेशलिस्ट है, कोई एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट है, कोई एनिमल हस्बेंड्री का स्पेशलिस्ट है, तो उनको क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, सहयोजित करेंगे। अब जो सहयोजित होंगे उन लोग वोटिंग देने का अधिकार नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखेंगे, वोटिंग देने का अधिकार। वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, अपने पक्ष को रख सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार उनको नहीं होगा। ओए पटले, कहा तेरा ध्यान, तू सहयोजित हो गया है क्या, हाथ इधर देखना, कि तेरे को भी याद थोड़ी आ रही है, 10वीं वाली 12वीं वाली, ठीक, इधर देख। तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े रे भाई। फिर देखो, सामान्य प्रशासन समिति का सभापति हमेशा कौन होगा, सरपंच। जबकि शिक्षा समिति का कौन होगा, उप सरपंच। ये तो रटा गया। सामान्य प्रशासन समिति कौन होगा, सरपंच, और आपके शिक्षा समिति का उप सरपंच। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। फिर देखिएगा, प्रत्येक में कितने सभापति, कितना सचिव, कितने सदस्य और कितने सहयोजित। सहयोजित को वोट देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो पंचायत का मेंबर नहीं है, इसलिए। क्लियर हो गया। प्रत्येक समिति में विषय वस्तु संबंधित 2 विषय विशेषज्ञों को क्या किया जाएगा, सहयोजित किया जाएगा। वही बात है जो पहले लाइन में लिखा है वही आखिरी लाइन में लिखा है। फिर देखिए, सहयोजित सदस्य समिति कार्यवाही में भाग ले सकते हैं परंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा। फिर देखिए, कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का ही सदस्य हो सकता है, ठीक। अगर पंचों की संख्या कम रहेगी तो उसी पंच को हम रिपीट करेंगे मेंबर के तौर पर। तो एक पंच कितने का सदस्य हो सकता है, 2 समिति का। सरपंच और उप सरपंच सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के अलावा किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, फिक्स है। सरपंच सिर्फ किस में रहेगा, सामान्य प्रशासन में, और आपका उप सरपंच किस में रहेगा, शिक्षा समिति में। उसके अलावा किसी के मेंबर नहीं बन सकते। सभापतियों का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना क्या होगा, आवश्यक होगा। किसके 1 माह के भीतर, पंचायत के गठन के 1 माह के भीतर। फिर से बोल रहा हूं, पंचायत के गठन के 1 माह के भीतर समिति बनेगी और समिति के लोग अपना किसको चुनेंगे, सभापति को चुनेंगे। किसी विषय पर समितियों द्वारा अंतिम रूप से, इसमें डिस्कस हो चुका है, अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है, तो उस विषय को कितने माह बाद डिस्कस किया जाएगा, 6 माह बाद। कल वहां पूछी थी। और 6 माह के पहले यदि उसको लेना हो, 6 माह के
पहले यदि उसको लेना हो तो कितना परसेंट बहुमत चाहिए? 3/4 बहुमत चाहिए। याद आ रहा है? पंचायत के मामले के लिए भी सेम नियम है और समिति के मामले भी सेम नियम है। ठीक, अब देखिएगा, शिक्षा समिति में क्या होना जरूरी है? SC ST, और एक क्या जरूरी है? महिला। ग्राम सभा के सदस्यों को ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। सीधा सा बात है यार, ग्राम पंचायत की समितियों में केवल सरपंच, उप सरपंच और पंच हो सकते हैं। ग्राम सभा के मतदाता नहीं हो सकते। 2 एक्स्ट्रा मेंबर हो सकते हैं, लेकिन वो मेंबर होगा जो उस विषय का क्या होगा? ज्ञाता होगा। किसी एरो खैरे नथु खैरे को नहीं लाना है, उसी को लाना है जो सब्जेक्ट का जानकार हो, जो कार्य योजना बनाने में, वर्क प्रोजेक्ट बनाने में हमारी मदद करे। लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, फिर देखिए, समितियों के कार्य विवरण तथा निर्णय को पंचायत द्वारा क्या किया जाएगा? अनुमोदित किया जाएगा, तथा किसी विषय पर 2 समितियों के मध्य मतभेद होने पर उनका निराकरण पंचायत द्वारा किया जाएगा। मान लो एग्रीकल्चर कमेटी और शिक्षा कमेटी के मध्य डिस्प्यूट हो गया, तो डिस्प्यूट जब 2 कमेटी के बीच हो तो उसका फाइनल निर्णय कौन करेगा? पंचायत करेगा। कौन करेगा? पंचायत। मैं जितना बात बोल रहा हूं उसी बात को फिर से रिपीट हो रही है। फिर देखिए, सामान्य प्रशासन समिति एवं शिक्षा समिति के सभापति अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, क्योंकि त्याग पत्र देंगे मतलब वो सरपंच और उप सरपंच से गए, क्योंकि वे पदेन सदस्य हैं। ठीक है, जबकि शेष स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, पर किसको देंगे? ग्राम पंचायत के सरपंच को। लेकिन याद रखना, जब वो सदस्य से हटेंगे तो अपने सभापति से भी हट जाएंगे। अगला देखिए, सामान्य प्रशासन समिति में प्रशासनिक विशेषज्ञ नामित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तथा अन्य समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सदस्य होंगे। इस बात को याद रखना कि सामान्य प्रशासन समिति में आपका सरपंच किसी को भी एक्स्ट्रा मेंबर के रूप में नॉमिनेट नहीं कर सकता। वह उसमें सिर्फ और सिर्फ सभापति होगा जो कि सरपंच होगा, और बाकी जो मेंबर होंगे वो दूसरे समितियों के सभापति होंगे। लेकिन बाकी समितियों में हम 2 स्पेशलिस्ट को क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? पक्का नहीं है ना किसी को डाउट? अगला बढ़ते हैं। फिर आ गया हम लोग को, देखो ये तो सब जान ही रहे हो, स्थायी समितियों की बैठक संबंधित अन्य तथ्य। ठीक है, तो सेम बात, समिति का बैठक महीने में कम से कम कितने बार होगा? 1 बार। कितने बार होगा? 1 बार। सम्मेलन की तिथि की सूचना कौन देगा? सभापति। सभापति समझ में आ गया? जो समिति का सभापति होगा कितने दिन पहले देगा? 3 दिन पहले देगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, पहला जो तुम सम्मेलन पढ़े थे वो ग्राम सभा का था, दूसरा जो सम्मेलन पढ़े थे वो ग्राम पंचायत का था, अब जो सम्मेलन पढ़ रहे हो वो समिति का है। वो किसका है? समिति का है। समिति का सम्मेलन कौन देगा? सभापति। ग्राम सभा कौन देगा? ग्राम सभा का सरपंच। पक्का? और आपके ग्राम पंचायत का भी कौन देगा? सरपंच। लेकिन समिति कौन देगा? सभापति। अब मुझे सवाल करता हूं, ध्यान सुनना, अगर शिक्षा समिति की बैठक बुलानी हो तो सूचना कौन देगा? क्यों? उप सरपंच उसका सभापति होता है। सामान्य प्रशासन का बुलाना होगा तो सरपंच, लेकिन कृषि समिति का बुलाना हो तो उस समिति का सभापति। सरपंच मेरे मूर्ख, उस समिति का सभापति कौन होगा अपने को नहीं पता, वो तो कोई पंच होगा। ठीक है, आपका राज्य उसका क्या बोलते हैं, ग्राम गौठान समिति का बैठक बुलाना हो तो उस समिति का सभापति सूचना देगा। कितने दिन पहले? किनको सूचना देगा? अपने समिति के मेंबर को कि पूरे पंचायत को? अपने समिति के मेंबर्स को। कितने मेंबर हो सकते हैं? अधिकतम 4, और एक कौन होगा? सचिव, और 2 क्या होंगे? सहयोजित। तो टोटल मिलाकर 4 2 6 धन 1 7, तो 7 लोग को सूचना देना है। अधिकतम हुआ तो, अधिकतम हुआ तो। क्लियर हो गया? अब एक पंच अधिकतम कितने समिति का सदस्य बन सकता है? 2। क्लियर हो गया? फिर देखिए, समिति की बैठक के लिए कितना गणपूर्ति होगा? 1/2, मतलब एक समिति में 7 और सभापति को मिलाकर 8 हो गया। सभापति 1, सचिव 1, कितने हो गए? 2। 4 मेंबर कितने हो गए? 6, और एक क्या हो गया आपका? 2 क्या हो गए आपके? सहयोजित। तो 6 2 8, तो 8 लोग हैं, तो कोरम कितना चाहिए? और किसी में सहयोजित नहीं है तो 3, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3। तो स्थायी समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है? 1/2। ग्राम सभा के लिए? ग्राम सभा के लिए? ग्राम पंचायत के लिए? 1/2। जनपद के लिए? 1/, जिला पंचायत के लिए? सोच के बोलो। 1/3। जनपद के लिए? जिला के लिए? 1/3। ग्राम पंचायत के लिए?
ग्राम सभा के लिए, अनुसूचित क्षेत्र ग्राम सभा के लिए 1/3। क्लियर हो गया। और आपका स्थायी समिति के लिए 1/2। सबको समझ में आ रहा है ना? पक्का। स्थायी समिति का बैठक कौन बुलाएगा? सभापति। सभापति बोल दिए, बात खत्म, उसी समिति का सभापति। और ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं तो, और दोनों नहीं बुलाए तो कितने दिन के बाद? 25 दिन बाद। ग्राम सभा का, ग्राम सभा का बैठक कौन बुलाएगा? सरपंच ने बुलाया तो, और उस सरपंच भी नहीं बुलाया तो कौन बुलाएगा? ठीक, तो सचिव। क्लियर हो गया। फिर आगे बताना, अध्यक्ष कौन रहेगा ग्राम सभा का? सम्मेलन का, सामान्य का सरपंच, अनुसूचित क्षेत्र का उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति। पक्का। फिर मुझे बताना, सरपंच अगर उपस्थित है तो, और दोनों नहीं है तो? इसीलिए पहले पूछा। तो बैठक बुलाने में मूर्ख सचिव है, अध्यक्षता में सचिव नहीं है। समझी मोंटी? आपके सम्मेलन बुलाने में सरपंच, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, दोनों नहीं तो सचिव। लेकिन अध्यक्षता करने की बारी आएगी चेयरपर्सन बनने की, तो सरपंच, सरपंच नहीं तो उप सरपंच, दोनों नहीं तो कोई भी एक सदस्य। अगर वो सदस्य जिसको चुने हम लोग सभापति और पंच है तो चल जाएगा, चल जाएगा। सामान्य में चल जाएगा, पर अनुसूचित में नहीं चलेगा। क्लियर हुआ? फिर ग्राम पंचायत की अध्यक्षता की बात आ रही है तो कौन करेगा अध्यक्षता? सरपंच। और सरपंच नहीं है तो, उप सरपंच नहीं है तो कोई भी सदस्य की, कोई भी पंच, कोई भी पंच। पक्का। जो भी अध्यक्षता करेगा क्या कहलाएगा? पीठासीन अधिकारी। पक्का। पीठासीन अधिकारी प्राइमरी वोट देगा कि निर्णायक वोट देगा? बात खत्म है। बस पंचायती राज की तैयारी करो तुम लोग। एडीओ का अब क्या लगा है? तुम तैयार हो भाई? इससे कठिन प्रश्न नहीं आएगा। बस वहां पर जो चकचकाने वाला प्रश्न आएगा उसको यदि तुम मेंटेन कर लिए, लाइक कंफ्यूजिंग प्रश्न को अगर तुम मेंटेन कर लिए तो तुम्हारी तैयारी पंचायती राज पे 100% हो चुकी है। रीढ़ का हड्डी पार हो गया इसको पढ़ने के बाद। क्या हो गया? रीढ़ का हड्डी पार। अब इधर जो बचा है वो सिर्फ टाइम पास है, पूछी है। ठीक है, कोशिश रहेगी कि 5 तक खत्म हो जाए, नहीं हो तो हड़बड़ाना मत। बढ़े आगे। तो यदि किसी माह समिति की बैठक ना हो पाए तो आधे से अधिक सदस्य लिखित मांग कर सभापति से 10 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? बैठक बुला सकते हैं। ठीक है भाई। ग्राम गौठान इसी में आए थे ना? निर्माण हो गया, ये पढ़ लिए तो इधर ही आना था क्या? अच्छा ठीक। ये देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या किए थे? कॉलम बना दिए थे, क्योंकि ये एक साथ है करके। किसको? जिला और जनपद को। दोनों के लिए सेम चलता है, अलग अलग समिति नहीं है। तो देखो, जिला जनपद समिति की जो गठन है वो किसके तहत होगी? धारा 47 के तहत। किसके तहत होगी? 47 के तहत। और ग्राम पंचायत का 46 के तहत। उसमें न्यूनतम कितना था? 3, अधिकतम 5। इसमें न्यूनतम, अधिकतम 7। क्लियर हो गया? पहला समिति, सभापति कौन होगा? सभापति कौन होगा? अध्यक्ष होगा। ठीक। इसके देखो ध्यान से, सदस्य कौन होंगे? अन्य समिति के सभापति। अब मेरे को बस आपको यह दिखाना था कि कौन कौन सा टॉपिक आता है। तो पहला टॉपिक क्या आ गया आपका? स्थापना। स्थापना बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट। क्या बोलते हैं? इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा क्या हो गया? योजना। तीसरा बजट। चौथा लेखा। पांचवा टैक्सेशन। छठवा फाइनेंशियल जो आपके सब्जेक्ट है। अगला एकीकृत ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत। रटना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा कठिन टॉपिक यही है, रटना पड़ेगा। समिति में कौन मेंबर होगा, कौन नहीं होगा, बहुत सरल टॉपिक है। कठिन टॉपिक क्या है आपका? सब्जेक्ट। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो एकदम खतरनाक हैं। जैसे बताया ना भाई, खेल कूद शिक्षा में घुस गया, स्वच्छता किसे घुस गया? शिक्षा में घुस गया। क्लियर हो रहा है बात ना? विकलांगता किसे घुस गया? शिक्षा में घुस गया। ऐसी जो अनकॉमन है और आपके अपवाद हैं, उसी को याद करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया? बाकी ये सब चीज याद रहेगा, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं है। वित्तीय मामला सब किसके पास गया? सामान्य प्रशासन। अगला कौन आ गया हमारा? शिक्षा समिति। शिक्षा समिति का जो उपाध्यक्ष होगा क्या होगा? एक्स ऑफिसो होगा। और आपका जो ये होगा वो क्या होगा आपका? बाकी जो पंच होंगे वो लोग, मतलब सदस्य होंगे, वो लोग क्या करेंगे? चुन करके मेंबर बनेंगे। ठीक।
सेम बात क्या आएगा, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, महिला एवं शिशु कल्याण। अब देखो यहाँ पर नया बात आ गया जिसका नाम है क्या, शराबबंदी। क्या आ गया, शराबबंदी। तो शराबबंदी किस में चला गया, शिक्षा। क्यों चला गया, क्योंकि इसके साथ समाज कल्याण जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, समाज कल्याण। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, फिर इस पे चला गया। फिर देखिए क्या आ गया आपका, हेल्थ, फिर क्या आ गया, स्वच्छता, फिर आ गया आपका SC ST और OBC का कल्याण, SC ST OBC का कल्याण, क्योंकि भाई सामाजिक समता वाली बात है। ठीक है, फिर क्या आ गया, देखो इधर से, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि। अब टिड्डी दल, अब ये नहीं समझोगे टिड्डी दल क्या है, हैं? कनकट्टा, कनकट्टा समझे, हरा कलर का आता है, फाफा, बस हम छत्तीसगढ़ी में एक लाइन में समझते हैं, क्या, फाफा, कनकट्टा, याद आ गया। तो कनकट्टा और फाफा आते हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। तो गांव में उनके लिए जाली नुमा संरचना बने रहता है, वो लोग सीधा ऐसा मारते हैं तो सारे के सारे फाफा जाली के अंदर फंस जाते हैं। क्लियर हो रहा है। तो उसी के लिए गांव में पहले, अब वो नहीं है, अब खत्म हो गया पूरा कहानी। और प्राचीन जमाने की बात है कि अलग से क्या बनाए रहते थे, टिड्डी दल। टिड्डी मतलब कनकट्टा, फाफा। तो फाफा को भगाने के लिए, ताकि फसलों को बर्बादी ना हो, इसके लिए एक टिड्डी दल बनाते थे। टिड्डी दल याद रखना किसमें आता है, शिक्षा समिति। अब लेता टिड्डी दल का क्या संबंध है शिक्षा समिति से, समाज के लिए। ठीक है, उसी तरह से बाढ़, सूखा, भूकंप और ओलावृष्टि, ओलावृष्टि समझ गए, ओला गिरता है वो, ये सब उसी में चला जाएगा। अन्य ऐसी आपातकालीन स्थितियां उत्पन्न होने वाली आपदा। तो जितना आपदा है, जितना भी आपदा है, कहां चला गया, शिक्षा समिति में। भूलना मत रे मूर्ख लोग, शिक्षा में शिक्षा तो आबे करेगा, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य आबे करेगा, समाज कल्याण तो आबे करेगा। उसके अलावा क्या क्या आ गया, खेलकूद, स्वच्छता, विकलांगता और आपदा। क्लियर हो गया, खेलकूद, स्वच्छता, विकलांगता, आपदा। अब आपदा को समझ लो क्या क्या वर्ड है, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओलावृष्टि, टिड्डी या कोविड महामारी। अरे हाँ, तो कोविड महामारी किसमें आया कह देगा तो आपका शिक्षा समिति। बढ़े आगे, ठीक। अब क्या आ गया हमारा तीसरा, स्वास्थ्य एवं महिला कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य एवं महिला बाल कल्याण। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, एक ठोक लाइन के लिए इसको इंटर नहीं मारा यार, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटर मारा होता तो अगले पेज चला गया होता। ठीक है, सेम बात। अब इसके सभापति को भी सदस्य लोग मिलकर चुनेंगे और इसके सदस्य को भी सदस्य लोग मिलकर चुनेंगे। किसके सभापति, स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण समिति का, और उसके सभापति और सदस्य को। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता। फिर क्या आ रहा है हमारा अगला, क्या आ गया, महिला एवं बाल कल्याण। और PHE, PHE मतलब हैंडपंप, PHE मतलब हैंडपंप। क्लियर हो गया। तो गांव में जल आपूर्ति करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता है उसका नाम है क्या, PHE। क्लियर हो गया। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अभी निकला है हेडपंप वाला विज्ञापन, ये डिपार्टमेंट निकाला है। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आ गया हमारा, कृषि समिति। ठीक है, सेम बात। कृषि समिति के सभापति को सारे सदस्य मिलकर चुनेंगे, कृषि समिति के सदस्यों को सारे सदस्य मिलकर चुनेंगे। क्लियर हो गया। कौन कौन आता है इसके अंतर्गत, कृषि, पशुपालन, विद्युत शक्ति, मृदा संरक्षण, सब वही आएगा। एग्रीकल्चर उसी का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री उसी का पार्ट है। विद्युत याद आ रहा है ना, विद्युत वहां पर भी गया था। फिर क्या आ गया आपका, मृदा संरक्षण, वृक्षारोपण, फिशरीज, कंपोस्ट खाद। ठीक है, और आपका समोच्च प्रधान जिसको एनीकट कहते हो। क्या कहते हो, एनीकट। तो कुल मिलाकर इरिगेशन और एग्रीकल्चर किसमें चला गया, कृषि समिति। ये रटने का विषय है, आज घर जाके जी जान लगा के रटना। ठीक, फिर देखिए अगला क्या आ गया आपका, वन समिति। तो वन समिति में फिर वही बात, सभापति को सब आपस से मिलकर चुनेंगे और आपके सदस्य को सब आपस से मिलकर चुनेंगे। अब इनके बीच क्या क्या आता है, तो आपका वन जंगल आएगा। फिर क्या आ गया आपका, राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्या आ गया आपका, पड़ती भूमि, पड़त लिखा गया, इसको क्या बोलते हैं, पड़ती भूमि। सुनिए, पड़ती भूमि उस भूमि कहते हैं जिसमें 1 से 2 साल के भीतर में फसल लिया जाता है। हर साल भूमि में फसल नहीं लिया जाता, उसे कहते हैं क्या, पड़ती भूमि। छत्तीसगढ़िया में समझा दूं, इसको तुम लोग कहते हो परिया जमीन। परिया कहते हो ना, और परिया खेत कहते हो।
तो परिया खेत में हमेशा तुम फसल नहीं लेते, पर कभी कभी फसल ले लेते हो। तो कभी कभार अर्थात 1-2 साल के गैप में लिया जाने वाला फसल, जिस भूमि पर 1 से 2 साल बाद फसल लिया जाता है, क्रॉप लिया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? पड़ती। हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? परिया। परिया खेते कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। उसके बाद क्या आ गया आपका? डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर क्या आ गया? लघु वनोपज। और क्या आ गया आपका? फॉरेस्ट प्रोग्राम। सब इसी के अंतर्गत चला गया। फिर अगला क्या आ गया आपका? सहकारिता। सब्जेक्ट को रखते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। सब्जेक्ट में क्या आ गया आपका? कोऑपरेटिव बाजार। फिर क्या आ गया आपका? कुटीर उद्योग। फिर क्या आ गया आपका? लघु उद्योग। फिर आपका खर्च को बचाना हो, मितव्ययता, ठीक है। और क्या आ गया आपका? अल्प बचत। तो कोऑपरेटिव से हमारा बचत का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। फिर क्या आ गया हमारा? संचार, कम्युनिकेशन कमिटी। तो इसमें क्या क्या आ गया हमारा? संचार। फिर क्या आ गया हमारा? लघु सिंचाई। लघु सिंचाई मतलब जैसे ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, तो किसमें आएगा आपका? संचार संकर में। लेकिन नहर है, कुआं है, वो किसमें आएगा आपका? कृषि में। नहर है, कुआं है, वो सब किसमें आएगा आपका? इसमें। और लघु सिंचाई जो है वो किसमें आएगा? संचार और संकर में। परेशान मत होना, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या आ गया? गृह आवास, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना, तो सब कौन कर रहा है आपका? संचार और संकर्म। फिर क्या आ गया आपका? ग्रामीण जल प्रदाय, ठीक है। ग्रामीण जल प्रदाय, हैंडपंप वाला अलग है और ये जल प्रदाय वाला अलग है, जो कुआं तालाब से प्रदाय किया जाएगा। उसके बाद क्या हो गया आपका? नाली। तो ये सब चीज किसके अंतर्गत आएगा? संचार और संकर्म के अंतर्गत। ये एक बार पढ़ के याद होने वाला टॉपिक नहीं है, घर में जाके बार बार रटोगे तो याद होगा। सबसे खतरनाक है, इसको एक बार और लिखा हुआ हूं मैं, आगे देखिएगा पेज में आएगा। सेम बात फिर देखिए, प्रत्येक समिति में क्या होगा? एक सभापति, एक सचिव, न्यूनतम 5 से अधिकतम 10 सदस्य और 2 सहयोजित सदस्य। उसमें कितना था? एक सभापति, एक सचिव, 4 सदस्य, 2 सहयोजित। जनपद जिला में कितना है? क्या क्या? वो कमेटी का है, मेंबर्स 4 थे उसमें। इसे मेंबर को भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम दिया है। तो यहां पर सभापति कितना हो गया? 1, सचिव कितना हो गया? 1, और आपके सदस्य कितने हो गए? 5, न्यूनतम अधिकतम 10 और 2 सहयोजित सदस्य, ठीक है। सामान्य प्रशासन का सभापति पदेन कौन होगा? अध्यक्ष। और शिक्षा समिति का सभापति पदेन उपाध्यक्ष, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? इधर ही आए ना। फिर देखिए आगे बात करते हैं। प्रत्येक समिति में जो सब्जेक्ट का नॉलेज वाला व्यक्ति होगा उसे क्या किया जाएगा? सहयोजित किया जाएगा। कितने लोग को ये वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सहयोजित सदस्य समिति कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी जनपद जिला पंचायत का सदस्य अधिकतम कितनी कमेटी का मेंबर हो सकता है? जबकि वहां पर पंच 2, यहां पर जनपद जिला सदस्य 3। फिर देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के अलावा बाकी किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं, सिर्फ उसी के होंगे, सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति। निर्वाचन, प्रथम बैठक जिस दिन होगा उसी दिन पंचायत का गठन होगा। प्रथम जिस दिन बैठक होगा पंचायत का, उसी दिन पंचायत का गठन होगा। पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर? 1 माह के भीतर समिति बनानी है और समिति के सभापति का क्या करना है? निर्वाचन करना है, ठीक। किसी विषय पर सेम बात अगर डिस्कस हो चुका है तो दोबारा डिस्कस कितने दिन बाद होगा? 6 महीने बाद। अगर 6 महीने के पहले डिस्कस करना है तो 75% वोट चाहिए होगा उसको रीओपन करने के लिए फाइल को। कल समझाया था जाते जाते। फिर आगे बात करते हैं। शिक्षा समिति में क्या होगा? SC ST, और एक क्या होगा? महिला। समिति के जो कार्य विवरण या निर्णय होंगे, ठीक है, उसको जनपद या जिला पंचायत द्वारा क्या करवाना पड़ेगा? अनुमोदन। वहां कौन अनुमोदन करता था? ग्राम पंचायत। यहां कौन करेगा? जनपद या जिला पंचायत। अगर किसी को लेकर मतभेद हो जाए, किसी कमेटी के बीच मतभेद हो जाए, तो मतभेद का फाइनल निराकरण कौन करेगा? जनपद पंचायत या जिला पंचायत, ठीक है। सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के अध्यक्ष सभापति को छोड़कर शेष सभी समितियों के सभापति क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा। किसके द्वारा? जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो बताना। फिर आगे अपन इसमें किसी भी समिति में न्यूनतम कितने होंगे? 5, और अधिकतम कितने होंगे? 10। जनपद पंचायत की संरचना में जो शामिल, ध्यान सुनना,
जनपद पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? विधानसभा का सदस्य। जबकि जिला पंचायत की संरचना में कौन शामिल होता है? लोकसभा का सदस्य। तो जनपद पंचायत की संरचना में जो विधानसभा का सदस्य होगा, इसको पूछा है, वह जनपद पंचायत की जितनी भी समिति होगी, कितनी समिति होती है जनपद पंचायत में? अधिकतम 7। तो सातों समिति का पदेन सदस्य होगा। क्लियर हो गया? जनपद पंचायत के कंपोजिशन में जितने विधायक आएंगे, संरचना पढ़ाया था, याद आ रहा है? 243C, जिस विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का अंशतः या पूर्णतः क्षेत्र किसी जनपद पंचायत को टच करता हो, जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होगा। तो जितने विधायक उसकी संरचना में शामिल होंगे, वो सारे विधायक सारे समिति के मेंबर होंगे। लेकिन वोट देगा? नहीं देगा। मेंबर होगा, भाग ले सकता है, जो बहुत बात बोलना है बोल सकता है, पर वोटिंग की बारी आएगी तो वोटिंग में भाग नहीं लेगा। क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान से, जिला पंचायत में इसको पूछा है, ठीक है? लेकिन देखो यहां फिर लिखा हूं अगला बात, बैठक में भाग लेने के लिए वो अपना क्या नॉमिनेट कर सकता है? प्रतिनिधि। नियमता वो आता नहीं है, सबको पता है। जिला पंचायत, ध्यान सुनना, यही दो में मेन ट्विस्ट है, बाकी सब बात क्लियर है। जिला पंचायत में जो विधानसभा का सदस्य शामिल होगा, अर्थात विधायक, वो अब किसी 2 कमेटी का बस मेंबर होगा। जनपद पंचायत के सभी कमेटी का मेंबर होगा, जिला पंचायत के 2 कमेटी का मेंबर होगा। क्लियर हो गया? परंतु वह किसी समिति का सभापति नहीं बन सकता है तथा बैठक में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नॉमिनेट कर सकता है। विधायक के बारे में बात करें, विधायक जनपद पंचायत के सभी समितियों का सदस्य होगा, भाग ले सकता है, वोट नहीं कर सकता, अपना खुद नहीं आना चाहता तो कोई प्रतिनिधि भेज सकता है, और होता यही है 100% में, और खुद नहीं आता अपना प्रतिनिधि भेजता है। जिला पंचायत के मामले में 7 समिति में से 2 समिति का वो केवल मेंबर हो सकता है, लेकिन अपनी पसंद से नहीं, जो जिला पंचायत उसको दे उसका। क्लियर हो गया? ध्यान सुनना, अपने पसंद से कमेटी नहीं छांट सकता। अब 7 समिति है तो बोलेगा मैं सामान्य प्रशासन में रहूंगा, मैं शिक्षा में रहूंगा, ऐसे छांट के नहीं ले सकता। लेकिन सांसद के मामले में छांटने का अधिकार है। तो लोकसभा का जो सांसद होगा, ठीक है, लोकसभा का जो सांसद होगा, अपने पसंद के 2 समितियों का सदस्य हो सकता है। क्लियर हुआ? वो छांट के बन सकता है, मैं फलना कमेटी का मेंबर रहूंगा, मैं ढेकना कमेटी का मेंबर रहूंगा, वो छांट के ले सकता है। सिर्फ किसका? 2 का। और विधायक 2 का होगा, पर अपनी इच्छा अनुसार नहीं। यहां तक बात समझ में आ गया? पर वही बात है, वह समिति का क्या नहीं बन सकता? सभापति नहीं बन सकता। बैठक में भाग लेने के लिए वह आ सकता है, और या अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकता है। कौन सांसद आएगा यार? एक जिला पंचायत का सदस्य एक कमेटी का सभापति होगा, और सांसद उस समिति की बैठक में आएगा एज अ मेंबर बैठने। अब प्रैक्टिकल सोचा हो, इसलिए सांसद अपना एजेंट भेजता है। सांसद समझ रहे हो? सांसद के दरवाजे में ये जो समिति का सभापति बने बैठा है, वो 5 घंटे इंतजार करेगा तो बेल बजेगा, अंदर आ जाओ कहे, और हो सकता है पूरा 24 घंटा बिठा दे। 5 घंटा में जल्दी कह दिया। वो सांसद उसकी समिति का सदस्य होगा। स्पष्ट कह रहा है कि सभापति नहीं बन सकता, तो अपना अपमान कराने आएगा। और अगर आ भी गया ना, तो प्रैक्टिकल यह है कि सैद्धांतिक कुछ भी लिखा रहे, सभापति पहले 5 छुएगा 4 बार और कहेगा गुरुदेव आ बैठ कहेगा। अगर आ गया किसी दिन धोखा से, तो और का मेन सभापति उठ के आ जाएगा, ये तो केवल अपनी समिति की सभापति है। सही बात है कि नहीं बात है? तो प्रैक्टिकली चीजों को ना समझा करो, हर बात को बताने का चीज नहीं है। इसलिए कभी भी सांसद और विधायक इन समितियों के बैठक में खुद आते नहीं है। अब भाई समझिएगा, एक बात क्लियर है, लोगों के लिए इजी अवेलेबल हो तो लोग उसकी कदर नहीं करते। हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जी में आता है आलू, जिसका सबसे कम इज्जत है, जिसका सबसे कम इज्जत है। लेकिन जब उसका भाव बढ़ता है ना, तो नानी दादी काकी सब याद आ जाती है, जैसे भी आ रही होगी सबको। समझ में आ रहा है बात? हमारे जीवन का सबसे इजी, वो भाव नहीं बढ़ाता, उसकी अच्छाई है। किसकी? आलू की। तो लोग उसको वैल्यू नहीं देते। क्लियर हो गया?
इंसान बहुत स्वार्थी है रे भाई, बहुत स्वार्थी। उसके रग रग में पैदा होते ही स्वार्थ चलता है। अब बच्चे में देखिएगा, अब बच्चे से देखिएगा बाल्यकाल में, पर बच्चा है करके हमको उस बात को इग्नोर करते हैं, पर जब वही बच्चा बड़े होकर वही आदत को दिखाता है तो हमको बुरा लगता है। क्लियर है? तो घृणा, आपका नफरत, स्वार्थ, अहंकार, क्रोध हम बाय बर्थ पैदा के साथ लेकर आते हैं। बस हमको ये नहीं पता होता कि हमारा इस तरह के बिहेव को एंगरनेस कहते हैं, इस तरह के बिहेवियर को सेल्फनेस कहते हैं। ये हमको सोसाइटी सिखाता है। इसको कौन सिखाता है? सोसाइटी। सोशलाइजेशन होता है, उसका समाजीकरण होता है। तो पर ये चीजें उसके भीतर नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये तो पशुओं में भी है। वो ना, पशु एक रोटी के लिए कैसे लड़ते बताओ? देखो कुत्ते लोग कभी किसी रोटी के लिए लड़ते? उतना दूर में कुत्ता खड़ा है, इतना दूर में कुत्ता खड़ा है, बीच में बिस्कुट के दो ठो पड़े हुए हैं टुकड़े, वहां से वो बोल रहा है वो, ऐसे बोल रहा है वो, दोनों अपने आवाज से एक दूसरे को डरवा भगाना चाहते हैं। ये नेचुरल है, आपके पास भी है, ह्यूमन बीइंग है। उससे बड़ा स्वार्थी दुनिया में, और हम सबसे जानकार स्वार्थी हैं, बुद्धिमान वाले स्वार्थी हैं। क्लियर हो रहा है बात? तो आप इस बात को समझो, उसके भीतर वो ईगो अहम सबके साथ होता ही है, इसलिए बहुत लोड लेने की आवश्यकता नहीं। ये आपका खत्म। क्या हो गया? अध्याय 5। अध्याय 6 मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आ जाएगा। अध्याय 6 मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या नाम है ये? घर में जाके पढ़ लेना, मैं नोट डलवा देता हूं। अब एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा, एक शब्द नहीं पढ़ाऊंगा। अब एक क्या पढ़ाऊंगा यार? स्वच्छता, सफाई, न्यूसेंस का निवारण, सार्वजनिक कुआं तालाब का निर्माण, ये घर जाकर पढ़ लेना। मैं सीधा अब आपको अध्याय 6 का पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अध्याय 6 का। लेकिन मैं इसको बता देता हूं, सबसे लास्ट में मैं आए हुए क्वेश्चंस को ऐड करवाया हूं, देखना, उतने को ही रट लेना। किसका नाड़ी पोटा खत्म हो रहा है? ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण तथ्य। जनपद, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के अब तक शक्ति तो 250 है। शक्ति कितना है? 250। भाई तुमको मैं बताऊं तो थक जाओगे, इतना सारा है। उस 250 शक्ति में से गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शक्ति को परीक्षा में पूछा गया है। कितना शक्ति है? 250। और 250 शक्ति में कितना पूछा गया है? 11। और 11 ठोक अलग से मैं हाईलाइट कर दिया ताकि तुमको ज्यादा रटना ना पड़े। सीधा प्रश्न पूछा गया है, कानून व्यवस्था का निर्माण कौन नहीं कर सकता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। तो कौन? ग्राम पंचायत। समझ में आ रहा है? सड़क का नाम करने की शक्ति किसके पास है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत। तो कौन है? ग्राम पंचायत। तो मैं उसी आए हुए प्रश्नों को वन लाइनर फैक्ट बनवा करके एक जगह कंपाइल करवा दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि तुम नहीं बना सकते, बहुत कॉमन से क्वेश्चंस हैं जिसको आप समझ सकते हो। उधर देखो, सबसे पहले आते हैं ग्राम। स्थायी समय में तुम चले गए क्या? कहां गया ग्राम पंचायत यार? यही है ना? अब देखो, ध्यान सुनना। ग्राम पंचायत में कितने कार्य हो रहे देखना। ये कितने हो गए? 15। 15 के बाद अपन कहाँ गए? 16 17 18 19 20, अरे हो गया क्या? 28 29 30। 30 ठोकान है ग्राम पंचायत के, घर जाकर रट लेना। फिर आ गया क्या आपके? जनपद पंचायत। अब ये एक काम हुआ, ये कितने काम हो गए? 14। जनपद कितने हो गए? 14। फिर किसके आ गए? जिला पंचायत के 3। और ये अब कितना काम हो गया भाई साहब का? 8। तो कितना कितना हो गया? 30 14 8, इतना को रट लेना। और भी उसको मैं मर्ज कर करके लिखा हूं तो वन लाइनर लिखू जाओ तो 250 हो जाएगा।
उसके बाद फिर एक कुछ एक्स्ट्रा है जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूं। और लास्ट में अपन ले आए हैं क्या, महत्वपूर्ण टॉपिक जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है भाई, अब मैं सीधा आपको क्या पढ़ाऊंगा कल, अध्याय 6 कॉलोनी निर्माण की शक्तियां के 6 का। एक्चुअल में जब ग्राम पंचायतों में कॉलोनियां बनने लगी तो बहुत सारे अवैध कॉलोनी बने, तो उन अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रावधान यहाँ पर है। ठीक,